बात यह है कि हमारी जो स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी ऐसा है कि 60% जो हमारी जीडीपी है वो जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उस पर निर्भर है। कोर इन्फ्लेशन अभी भी हाई है लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हो गया है। 3 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री गारंटीड लोन दिया गया था आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंतर्गत। अभी भी हमारे देश की स्थिति बहुत ही या पूरा इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है वो काफी अनस्टेबल है। बहुत जरूरी है कि हर स्टेट की जो पोटेंशियल है उसके अनुसार स्किलिंग प्रोवाइड की जाए, क्योंकि रूरल सेक्टर में जो अभी भी डिमांड है वो ऊपर नहीं आ पाई है। ये सरकार में हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है, लेकिन सरकार को अपनी तरफ से क्या करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है लेकिन साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब एक स्टेबल एनवायरनमेंट हो। हेलो मैम, हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। थैंक यू मैम, कहने को हम ये कह सकते हैं कि पिछले 2 साल बाद अब इकोनॉमी अर्थव्यवस्था थोड़ी अब उस प्लेटफॉर्म पे आई है कि अब ठीक है, बट स्टिल बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन्हें पिछले 2-2.5 साल में काफ़ी वो हर्ट हुए हैं, काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। बजट में मैम आपको क्या लगता है ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर अहम ध्यान दिया जाएगा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? एक जो सेक्टर है वो है हमारा ग्रामीण क्षेत्र, जिसे हम रूरल सेक्टर कहते हैं, क्योंकि रूरल सेक्टर में जो अभी भी डिमांड है वो ऊपर नहीं आ पाई है। जैसे कि जो हमारे अर्बन क्षेत्र है उसकी डिमांड ऊपर आ गई है। कई सारे जो हमारे डिमांड साइड इंडिकेटर्स हैं, जैसे जीएसटी कलेक्शन हम ले लें या कार सेल्स ले लें, उन सब से हमें पता चलता है कि अर्बन डिमांड काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, लेकिन जो रूरल डिमांड है वो अभी भी सबड्यूड है। वो इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रूरल सेक्टर पे पड़ा, और पैंडेमिक का इम्पैक्ट रूरल सेक्टर पे पड़ा, लॉकडाउन का इम्पैक्ट। तो बजट में पिछले 2 सालों में काफ़ी सपोर्ट दिया गया और अभी भी और सपोर्ट देने की ज़रूरत है बजट में। एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सरकार की स्कीम है जो मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उसमें जो एलोकेशन है, आवंटन है, उसको थोड़ा और इंक्रीज़ करना चाहिए, ताकि जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है या जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं उनको मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिनों का रोज़गार प्राप्त हो सके। तो एक तो रूरल सेक्टर है जिसमें सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर हम अभी भी अपने जीडीपी के नंबर्स को देखें, जो जनवरी में जीडीपी के नंबर्स आए थे, सर्विसेज सेक्टर अच्छा कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा कर रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है रशिया यूक्रेन वॉर का। इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण उनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। डिमांड की प्रॉब्लम है। अब आने वाले समय में हम देखेंगे कि रिसेशन, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में रिसेशन होने वाला है या ऑलरेडी शुरू हो गया है, उसके कारण भी हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड वहाँ नहीं होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओवरऑल के कुछ सब सेक्टर्स में भी सपोर्ट की ज़रूरत है। पीएलआई स्कीम जो हमारे सरकार की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम है, जिसके अंदर कुछ सेक्टर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, ये एक माना जा रहा है कि कुछ और सेक्टर्स को उसमें सपोर्ट दिया जाएगा, जैसे टॉय सेक्टर हो गया, जो हमारे खिलौने क्षेत्र हो गए, या जो और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जिससे हमें रोज़गार मिल सकता है, उन क्षेत्रों में ज़्यादा पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से एक तो हमारा रूरल सेक्टर हो गया जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि ऑल्सो एक लेबर इंटेंसिव सेगमेंट है, जहाँ पे भी हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। बीच में हमने 2-3 महीने पहले देखा था कि इंडस्ट्रियल आउटपुट नेगेटिव में भी गया था। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट भी अपनी इकोनॉमी का एक बहुत ही मुख्य, अब स्पाइन ही कह सकते हैं, एकदम बैकबोन है। उसको कैसे ठीक किया जा सकता है बजट में? मतलब ऐसा क्या अनाउंस हो जो थोड़ा इंडस्ट्रियल आउटपुट को बूस्ट मिले? तो इंडस्ट्री का भी, जैसे हमने पहले ही बात की कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा है जो सफ़र किया है, और वो इसलिए क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो कमोडिटी प्राइसेस हैं या जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। तो उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस, जिसे हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, जो जीडीपी डेटा में हमारा जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो नेगेटिव हो गया। दूसरी तरफ अगर हम आउटपुट की बात करें, आईआईपी जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो अभी भी ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपके पास आउटपुट है लेकिन
क्योंकि कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो इसलिए आपका जो वैल्यू एडिशन है वो आपका कम हो रहा है, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स सफ़र हो रहे हैं, उसके कारण आपका वैल्यू एडिशन कम हो रहा है। तो इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कुछ सब सेक्टर्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स का। लेकिन अब जो आने वाले कुछ महीने या अभी भी हम देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस का जो ट्रेंड है वो अब नीचे जा रहा है। अगर आप मेटल प्राइसेस की बात करें, कॉपर प्राइस, एल्यूमिनियम प्राइस, या जितने भी हमारे कमोडिटीज़ हैं, ऑयल प्राइसेस, दे आर ऑल कमिंग डाउन। अब उनका जो एक पीक था वो अब गुजर चुका है और अब हमें प्राइसेस नीचे दिखने को मिल रही हैं। तो आने वाले समय में जो अनुमान है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति अब सुधरेगी। लेकिन सरकार को अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, एक तो कुछ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की योजना को चालू करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये देखना चाहिए कि पीएलआई स्कीम इफेक्टिव हो रही है या नहीं। जिन सेक्टर्स में ऑलरेडी है वहाँ क्या इकोनॉमी को इम्पैक्ट हो रहा है या सिर्फ एक एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, क्या उन सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो रही है। तो हमें अपना क्राइटेरिया ऑफ पीएलआई स्कीम, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का क्राइटेरिया है, उसको भी थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन साथ में ग्रो कर सके। और दूसरी एक बहुत अहम चीज़ जो है कि ये सरकार में हम देख रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है। तो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। तो उसका एक तरफ उसका जो एक उल्टा रेपरकशन, जो एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होता है, वो ये है कि बाकी देश भी हमारे एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी लगाएंगे। तो इसलिए एक बहुत ज़रूरी है कि हम इस फ्रैगमेंटेशन को अवॉइड करें और अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी का सहारा ना लेके लॉन्ग टर्म में अपना एफिशिएंसी, कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएं, स्किल पे ध्यान दें, रीस्किलिंग पे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान दें और ना कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ पे। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को रैशनलाइज करना ज़रूरी है ताकि हमारा सेक्टर कॉम्पिटिटिव हो सके। आपने अभी एम्प्लॉयमेंट का जिक्र किया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि बहुत सारे लोग हैं, स्किल्ड लेबर है ये, एंड ये हाईली स्किल्ड लेबर है जिन्हें किसी कारणवश निकाल दिया गया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी हमारी मार्केट में स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरीके की लोग हैं, यूथ है, हमारी कंट्री यंगेस्ट कंट्री अमंग द वर्ल्ड है। मतलब किस तरह से एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आई थिंक खास ध्यान देना चाहिए, बिकॉज आने वाले 4-5 साल जो हैं वो अगर हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी के लिए, कंट्री के लिए बहुत क्रूशल हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास मैन पावर भी उतनी ही स्किल्ड होनी चाहिए, उतनी एप्ट होनी चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए क्या होना चाहिए बजट में कि एम्प्लॉयमेंट कम से कम हमारी सेटल हो जाए? या एम्प्लॉयमेंट के लिए एक तरफ तो देखिए हमारा एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है और दूसरा इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर के लिए जो हमारी लघु उद्योग है, जो जिसे हम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी। तो अगर हम एमएसएमई सेक्टर पे ध्यान दें, जो कि पिछले 2 साल में सरकार ने ध्यान दिया है, हम देखें कि 3 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री गारंटीड लोन दिया गया था आत्मनिर्भर भारत स्कीम के अंतर्गत। तो इस तरीके की स्कीम्स की थोड़ी और कंटिन्यूएशन की ज़रूरत है ताकि एमएसएमई सेक्टर इम्प्रूव हो सके। और अगर जो सेक्टर्स में लेबर पोटेंशियल ज़्यादा है, जो सेक्टर्स एम्प्लॉयमेंट को, लेबर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, उन सेक्टर्स में बजट में ध्यान देना चाहिए। ऐसा ही एक सेक्टर, जैसे मैंने कहा एमएसएमई सेक्टर है, उसमें कई सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं, तो उन पे ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि उन्हें टाइम से क्रेडिट मिले, जो कि मिल रहा है बिकॉज ऑफ द आत्मनिर्भर भारत स्कीम। दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट है कि उनको टाइमली पेमेंट्स दी जाएं, क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो है कि एमएसएमईज़ को टाइम से पेमेंट नहीं मिलती है बिग कॉर्पोरेट से या इवन सरकारी डिपार्टमेंट से। उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ताकि एमएसएमईज़ की जो पोटेंशियल है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की, कि वो लेबर को एब्जॉर्ब कर सके, वो जारी रख सके। क्योंकि एमएसएमईज़ हमारी जीडीपी, हमारे एक्सपोर्ट्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि स्किलिंग और रीस्किलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक मैपिंग की ज़रूरत है कि लेबर कहाँ है, प्रोडक्शन पोटेंशियल कहाँ है और कहाँ हम स्किल कर रहे हैं।
ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक मैपिंग की ज़रूरत है कि हमारे कौन से स्टेट्स में कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं और उसके हिसाब से किस तरीके की हमें लेबर की ज़रूरत है, जिससे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस दोनों हो सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे ज़्यादा तेज़ी से ध्यान दिया जा सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इम्प्रूव हो सके। क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो ये कि पैंडेमिक के बाद इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रही है, तो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देने के लिए इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा कि आप स्किल इस तरीके से प्रोवाइड करें कि जो वो स्टेट में जिस प्रकार की इंडस्ट्रीज या जो वो स्टेट जिस चीज़ में रिच है उस तरीके की स्किलिंग दी जाए, ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और जो माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन की प्रॉब्लम है उसे काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सके। पर अभी कुछ 2 सालों में हमको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि बजट मेकिंग काफ़ी चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि हर सेक्टर की अपनी फाइनेंसिंग की नीड्स थी, एक्सपेंडिचर कमिटमेंट्स इंक्रीज हो गए थे, कंस्ट्रक्शन के लिए अपनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चाहिए। तो एक बैलेंस बना देना बहुत मुश्किल है बजट में। लेकिन जैसे जैसे अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं तो जी हाँ, R&D पे ज़्यादा एलोकेशन होना चाहिए और उसके साथ साथ एफिशिएंट एलोकेशन होना चाहिए कि आप कहाँ एलोकेट कर रहे हैं, उसका क्या पोटेंशियल है, क्या वो कंट्री के जीडीपी ग्रोथ को मीडियम टर्म में एनहांस करने में उसकी क्या भूमिका रह सकती है। तो ये दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहिए। एक R&D एक कोई जनरल टर्म नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए इस एक्सपेंडिचर हेड को स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए। मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि इंडिया का क्लियर एंड कंप्लीट टोटल विजन है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का एज सून एज पॉसिबल। बट मैम, फिस्कल डेफिसिट एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको अभी भी कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। इतना फिस्कल डेफिसिट होते हुए कैसे ये टारगेट पूरा होगा, विजन कैसे पूरा होगा? जी, तो अभी आप देखें कि अभी इस साल में 6.4% ऑफ जीडीपी हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है और 25-26 तक जो हमारा गोल पोस्ट है वो 4.5% ऑफ जीडीपी पे लाने का है फिस्कल डेफिसिट। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट फॉलो करें फिस्कल डेफिसिट के लिए। हम उसको अभी जो 6.4 है उसको कम से कम 5.8 या 5.7 लाए, फिर और कम करें और उसके बाद अल्टीमेटली 25-26 तक हम 4.5% ऑफ जीडीपी पे लाएं। बहुत ज़रूरी है। पर प्रॉब्लम चैलेंजिंग ये भी आ रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी अनीमिक है। जितना भी हम देख रहे हैं कैपेक्स जो कि इन्वेस्टमेंट की या कैपिटल स्पेंडिंग है वो सरकार की तरफ से ज़्यादा हो रहा है। अगर आप देखें लास्ट ईयर अभी जो ये साल है उसमें 7.5 लाख करोड़ का कैपिटल स्पेंडिंग किया गया। नेक्स्ट ईयर जो आने वाला बजट है उसमें भी हम देखेंगे कि कैपिटल स्पेंडिंग को और बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कुछ इनिशियल गुड सिग्नल्स दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि गवर्नमेंट स्केल बैक कर ले और अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिकम्स द मेन इंजन ऑफ इन्वेस्टमेंट। दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि अभी भी हमारे देश की स्थिति बहुत ही या पूरा इकोनॉमिक जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अनस्टेबल है। कुछ भी शॉक हो सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर की क्या स्थिति होगी किसी को पता नहीं है। जब अनस्टेबल एनवायरनमेंट होता है तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करने में बहुत ही हिचकिचाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा और जब गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो हम ये एकदम से नई एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बहुत जल्दी कम हो जाएगा, जब तक कि सरकार कैपेक्स पे ध्यान देगी, क्योंकि वो भी एक स्पेंडिंग है। बट ओवरऑल जी हाँ, बिल्कुल सही है कि फिस्कल डेफिसिट को हमें एग्रेसिवली कम करना है, क्योंकि अगर हम फिस्कल डेफिसिट को कम नहीं करेंगे तो हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है जो पैंडेमिक में बहुत बढ़ गया था, ऑलमोस्ट इट रीच्ड 83 to 84% ऑफ जीडीपी, उसको हम नीचे नहीं ला पाएंगे। और IMF की एक आर्टिकल 4 की जो रिपोर्ट आती है उसमें भी उन्होंने यही कंसर्न रेज किया है कि बाकी सब ठीक चल रहा है भारत के लिए, लेकिन उनका फिस्कल डेफिसिट और डेट अभी भी काफ़ी एलिवेटेड है एज कम्पेयर टू जो हमारे देश की और पीयर इकोनॉमीज़ हैं, जो सिमिलरली प्लेस्ड इकोनॉमीज़ हैं। तो उस चीज़ को हमें कम करना है। तो ये एक डिफ़िकल्ट बैलेंसिंग एक्ट है कि एक तरफ आपको कैपेक्स बढ़ाना है क्योंकि ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़रूरी है, और दूसरी तरफ आपको अपना फिस्कल कंसोलिडेशन करना है, सब्सिडीज़ को कम करना है। सब्सिडीज़ कम की गई हैं। आने वाले समय में अगर फर्टिलाइज़र प्राइसेस नहीं बढ़ते हैं तो वहाँ की सब्सिडी कम होगी, उसका इम्पैक्ट हमारे फिस्कल डेफिसिट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। तो
काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है और काफ़ी सारी अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिंग हो सकती है। जैसे जब बजट लाया गया था तब ये नहीं सोचा गया था कि फर्टिलाइज़र पे इतना ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, जितना हमने एलोकेट किया उसका डबल हमने अब स्पेंड किया है, अगर आप देखें सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स में भी। तो ये अगर चीज़ें अनएंटिसिपेटेड जो अनफेवरेबल इवेंट्स होते हैं, अगर वो नहीं होते हैं तो हमारी जो मूवमेंट है एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ, वो और फास्ट हो सकेगी और तेज़ी से हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ पाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब एक स्टेबल एनवायरनमेंट हो, मैक्रो एनवायरनमेंट स्टेबल हो, प्राइसेस स्टेबल हो, हर चीज़ स्टेबल हो, एक प्रिडिक्टेबल रेजीम हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तब जाके एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का हमें एक सस्टेन्ड ग्रोथ पाथ देखने को मिलेगा, जो कि जीडीपी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। वेल, थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन थी मैम के साथ। हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात करी, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट कम कैसे हो सकता है, किस तरह की पॉलिसीज़ अपनानी होंगी आने वाले बजट के अंदर, जिससे हमारा देश आने वाले कुछ ही सालों में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। अगर आपको ऐसी और दिलचस्प न्यूज़ चाहिए, अगर आपको और ऐसी कॉन्वर्सेशंस देखनी है बजट के ऊपर, तो आप ऐसा लाइव को फॉलो करते रहिए।